स्वागत है दोस्तों आप सबका आकाशवाणी के हमारे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में। हमारे साथ वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड चैंपियन कोच हैं। अभी खो खो वर्ल्ड कप खत्म हुआ है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। वहां पर भारत ने दोनों कैटेगरीज यानी दोनों श्रेणियों में गोल्ड मेडल जीता है। हमारे साथ पुरुष टीम के कप्तान प्रतीक वायकर हैं, महिला टीम की कप्तान हमारे साथ प्रियंका एंगले हैं, साथ ही साथ पुरुष टीम के कोच हमारे साथ अश्विनी जी बैठे हुए हैं, चीफ कोच हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरे महिला टीम के सुमित भाटिया साहब हैं जो चीफ कोच हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसे जीता ये वर्ल्ड कप। शुरू से मैंने देखा आप लोगों से हमेशा गुफ्तगू करता रहा, चाहे भाटिया साहब हो, अश्विनी साहब हो, चाहे प्रियंका, चाहे प्रतीक, सबके अंदर शुरू से इतना यकीन, इतना विश्वास था, लग रहा था भारत तो जीत ही जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ। शुरुआत सबसे पहले करूंगा चीफ कोच अश्विनी साहब आपसे। आपने कैंप भी देखा, उसके बाद खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी देखा, वर्ल्ड कप भी देखा, 23 देशों के जो खिलाड़ी आए थे उनके प्रदर्शन को भी देखा है। सब कुछ आंकते हुए भारत की ये जो जीत है उसको कितना नंबर देंगे? मैं नंबर सबसे ऊपर रखूंगा अपनी भारतीय टीम को, क्योंकि जो आपने देखा कि 1 महीने का जो कैंप लगा उसमें पूरे देश से हमारे 60 खिलाड़ियों को बुलाया गया था जो अपने अपने राज्य के उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। और उनका प्रदर्शन पूरे 1 महीने हम लोगों ने सारा उनके कंडीशनिंग वगैरह, सारा उनकी फिटनेस वगैरह देखा। उनकी जो हमारी स्किल्स थी, 2 सेशन रखते थे, मॉर्निंग में तो फिटनेस और शाम को अपना गेम से रिलेटेड। तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हुए जब बाद में मौका आया कि अब सिर्फ 15 खिलाड़ी ही चाहिए जो कि टीम में होते हैं, तो वो बहुत ही कठिन दौर रहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपनी जी तोड़ मेहनत की थी। और लेकिन खिलाड़ी तो 15 ही चाहिए थे टीम के लिए। तो वहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी थी और जो बाकी थे उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम रहा। लेकिन फिर भी जो टीम मिली हमें, एक बैलेंस टीम मिली जिस तरह की अपने गेम के हिसाब से डिफेंडर, अटैकर, ऑलराउंडर्स। और सबसे बड़ी बात थी कि जो हमारा जो गेम के अंदर एक नया कंसेप्ट आया, जो रूल्स चेंज हुए उसके अंदर कंसेप्ट आया वजीर का, तो उसके लिए भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। और मैं तो ये कहूंगा कि जो वजीर, जो हमारे गेम का वजीर थे, और प्रतीक जो कि टीम के कैप्टन भी थे, इन्होंने वजीर की बड़ी बखूबी भूमिका निभाई। आपने देखा होगा मैच के अंदर। तो एक बैलेंस टीम जो मिली थी, और उस बैलेंस टीम के सारे हमने अपने प्रतिद्वंदी के जो मैच थे, पहला ही मैच हमने देखा कि नेपाल के साथ था। नेपाल के साथ था। तो एक तो इतना ह्यूज, जो इतना बड़ा जो ओपनिंग था जिसकी हम कल्पना भी नहीं की थी। और उसके बाद पहले मैच का एक दबाव जो लड़कों पे था, तो वो अच्छा गया मैच। और उसके बाद मैच दर मैच परफॉर्मेंस अच्छी गई। और लास्ट में आपने देखा कि भारत ने वर्ल्ड कप पे कब्जा किया। जी, वर्ल्ड कप पे कब्जा किया। नंबर आपने नहीं बताया, कितने नंबर देंगे 1 से 10 में? मैं अपनी टीम को पूरे नंबर दूंगा। 10 नंबर देंगे। 10 नंबर। प्रतीक, आप कप्तान थे, आपके कोच हैं अश्विनी साहब, आप बताइए आपकी टीम ने जो प्रदर्शन किया उससे कितना संतुष्ट है? और जो आयोजन हुआ था भारत में, पहला विश्व कप था, शुरू से हमने कवर भी किया, आप भी वहाँ पे खेल रहे थे, हमने तो ऑफ द ग्राउंड देखा है। आप ऑन द ग्राउंड बताइए आपकी जो सामने की टीम ने प्रदर्शन किया और आप कैसे अपनी टीम को आंकते हैं? पहले तो मैं शुरुआत करूंगा हमारे कैंप से ही। जैसे अश्विनी सर ने बताया कि सिलेक्टरों में बहुत दबाव था कि कौन से प्लेयर लेने हैं या कौन से प्लेयर नहीं, क्योंकि वो टीम बॉन्डिंग और टीम में जो जगह बन रही है उसके हिसाब से वो चल रहा था। तो मैं जब टीम सिलेक्शन हुआ तब मैं खुश था कि मुझे सब अच्छे प्लेयर्स मिले हैं। और जो हमारे टीम जो बिल्ड होनी चाहिए आगे, जो विश्व कप में हमें अच्छी प्लेयर्स चाहिए थे, तो वो सभी टीम में थे। तो वो मैं सिलेक्टर्स को और कोचेस को मैं मेरा पूरा श्रेय देना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छी टीम मुझे दी। फिर उसके बाद हम ग्राउंड पे जब स्टार्टिंग हुआ, हमारा नेपाल के साथ पहला मैच स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर था, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड कप था, पूरा देश देख रहा था, इतना बड़ा एक्सपोजर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था। और खो खो प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा ये प्रेशर में थे सभी लोग कि अपने देश के सामने खेल रहे, इतने सारे दर्शकों के सामने। तो पहले मैच में थोड़ा सा इधर उधर परफॉर्मेंस हो गया था कि नेपाल के साथ मैच एकदम कांटे की टक्कर हुई थी, बहुत एक्साइटमेंट बढ़ी थी। फिर उसके बाद जब मैचेस आगे बढ़ते गए, वैसे सभी प्लेयर्स एकदम अपने फॉर्म में वापस आना स्टार्ट कर दिए। आपने देखा ही होगा, हमने क्वार्टर फाइनल्स मैच में श्रीलंका के साथ जो मैच खेला उसमें हमने 100 पॉइंट्स कवर कर लिए, जैसे हमारे कोचेस ने हमें डायरेक्शन दी थी, उसी तरह हमने वो खेला। और फाइनल्स में भी हमने वो जो फर्स्ट मैच में हमारी कमी रह गई थी, जो थोड़ा बहुत प्रेशर था, वो हमने रिलैक्स कर दिया, सबको
फ्री हैंड दे दिया कि आज खेलना है और जीतना है देश के जी। लिए। तो उसी तरह हमने परफॉर्म किया और फिर आगे हमने जीत पा ली। हमेशा बोलते थे मैच के बाद, उसको नोट भी मैंने किया, आपने कहा कोच हमें छूट दे तो हम और भी कमाल करेंगे। कोच ने हमें बांध रखा, क्या था वो बताइए। वो बस यही था कि टीम प्लानिंग थी कि कोई भी प्लेयर इंजर्ड ना हो, कोई भी प्लेयर आगे तक टीम के लिए कंट्रीब्यूशन देता रहे, क्योंकि एक भी प्लेयर अगर हमारा इंजर्ड हो जाता या एक्स्ट्रा उसको कुछ थकान हो जाती तो वो फाइनल्स में हमें इफेक्ट करता, और ये पक्की बात थी। तो कोचेस का वही प्लान था हमारे कि बस अपना स्टेमिना, अपना फिटनेस थोड़ा बचा के रखना है, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस में हम वो यूज करना चाहते हैं। और कोचेस ने और हमारा जब भी डिस्कशन होता था मेरा, तो हम वही डिस्कस करते कि हमें पॉइंट्स टेबल में सिर्फ आगे रहना है, 2 पॉइंट्स ही मिलेंगे, कितनी भी बड़ी जीत थी तो बचा के रखना है। आगे आने वाले मैचेस लड़कों में बहुत अच्छे आएंगे, तो फाइनल्स के लिए खुद को बचा के रखो, बस यही था। प्रियंका को भी मैंने बचा रखा, बाद में बात करूंगा। इससे पहले सुमित भाटिया जी आपकी तरफ आऊंगा, आपसे पूछूंगा, आत्मविश्वास से भरे हुआ करते थे मैच के पहले, और जब 30 सेकंड का ब्रेक मिलता था खिलाड़ियों से बातचीत करते थे। जो फाइनल मैच हुआ उसके बारे में अगर बताना चाहें, कैसा टीम ने प्रदर्शन किया था? क्योंकि आपकी टीम में तो कई कप्तान थी, पूर्व कप्तान नसरीन थी, प्रियंका इंगले जैसी मजबूत खिलाड़ी थी, निर्मला और तमाम तरह की बड़ी खिलाड़ी थी। थोड़ा अपनी टीम के बारे में बताएं। जैसे कि अभी प्रतीक वायकर ने बताया कि इनका जब पहला मैच हुआ तो कई खिलाड़ियों में घबराहट थी, कई बार खिलाड़ी नए थे और पहली बार इस मैदान में उतरे थे, लेकिन हमारे पास 3 कप्तानों की तिगड़ी थी। उसमें प्रियंका इंगले लीड कर रही थी, और इससे पहले अभी इंडिया नेपाल सीरीज हुई है, उसमें भी निर्मला भाटी कप्तान रह चुकी हैं, और नसरीन जो पिछले एशियन में भी कप्तान थी, उससे पहले भी 2-3 बार वो कप्तानी पारी खेल चुकी हैं। तो हमारे पास 3 कप्तानों की एक ऐसी टीम थी जिसके साथ 12 और हमारे जो खिलाड़ी थे, तो वो ऐसी माला हमने परी हुई थी कि वो कॉन्फिडेंट थे। उस कॉन्फिडेंस को हमने पहले मैच में दिखाया, और पहले मैच में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड कई बनते हैं और बनते भी टूटने के लिए हैं। जैसे कपिल देव ने भी 1983 के वर्ल्ड कप में 175 रन का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अपनी टीम के लिए, और मेरी गर्ल्स की जो 15 स्टार थी, शाइनिंग स्टार्स, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अपने भारत के लिए। तो वो 175 रन का पहला हमने आंकड़ा छुआ, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे, और टूटने के लिए बनाया, और अगर कोई तोड़ेगा तो उसके बाद हमने एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। तो हम पहले मैच से कॉन्फिडेंट थे। हम जो टारगेट ले रहे थे, 6 मैचों का टारगेट था हमारा कि हमें 6 मैच जीतने हैं और भारत को स्वर्ण पदक दिलाना है। तो 3 मैच हमारे लीग स्टेज पे हुए हैं, और उसके बाद हमारी नॉकआउट स्टेज थी, क्वार्टर फाइनल मैच, फिर सेमीफाइनल और लास्ट फाइनल। तो 13 से 19 तक की जो जर्नी रही उसमें हमने अच्छा प्रदर्शन किया और भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। प्रियंका, नेपाल की कोच ने फाइनल मैच के बाद बताया था कि हमारे खिलाड़ी डर गए, वो खुल के नहीं खेल पाए। कुछ उन्होंने बताया दर्शक इतने ज्यादा थे, होम एडवांटेज आपको मिला था, उसका फायदा मिला था। दूसरी बात है कि आपने कंटिन्यू 4 मैचों में शतक लगाया था, यानी 100 से ज्यादा अंक बटोरे थे, लेकिन जैसे ही सेमीफाइनल और फाइनल मैच आता है अंक हमारे कम हो जाते हैं। थोड़ा सा रोशनी डालें अपनी टीम के पूरे प्रदर्शन पर। हमारे टीम का प्रदर्शन तो बहुत बढ़िया रहा। जैसे कि हमने पहला मैच साउथ कोरिया के साथ खेला, वहाँ हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है। और बाकी जो बात करें नेपाल की टीम के बारे में कि उनपे प्रेशर आ रहा था, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ऑडियंस तो इंडिया वालों को सपोर्ट कर रही थी। तो ये हम इंडिया वालों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। और जो हमारे 6 मैच है उसमें 4 मैचेस तो हमने शतक पार किया है, क्योंकि कैंप भी हमारा बहुत बढ़िया रहा था, और हमारे कोचेस ने भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस ली थी हमारी। और मतलब कैंप के दौरान अलग अलग स्ट्रेटेजी प्लानिंग भी होती थी, क्योंकि शाम को जब हम बैठते थे मीटिंग के लिए तो हमारे कोचेस ने हमें बोला था कि जब टीम सिलेक्ट होगी तो उसके बाद कौन सी टीम के साथ कैसे खेलना है। और अभी मैचेस के दौरान भी जब हमारी दूसरे दिन जिस टीम के साथ मैच होती थी तो कैसे खेलना है हमारे कोचेस बता रहे थे। और अलग अलग मैच में अलग अलग स्ट्रेटेजी बना के रखी थी हमने, क्योंकि हर मैच में अलग अलग प्रदर्शन करना था। और मतलब जीत किसी एक प्लेयर की नहीं होती, सारे प्लेयर एक साथ खेले और सारे प्लेयर और कोचेस ने मिलकर ये जीत हासिल की है, और वर्ल्ड कप हमने हमारे इंडिया में लाया है। बिल्कुल, आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन जैसा मैंने देखा था, पूरा मैच देखा है, आपने जो फाइनल मैच खेला था वहां पर एक ऐसा मौका आता है जहां भारत की जीत लगभग सुनिश्चित हो जाती है। 5 मिनट 14 सेकंड का जो बैच था, जो चला था, कोच साहब ने बताया, आपने भी बताया था कि एक रणनीति के हिसाब से हमने वो बैच चलाया था। उस बैच के बारे में बताइए, क्या वो टर्निंग पॉइंट था? पहला जो हमने
में चेजिंग ली थी, तो चेजिंग ने हमने अच्छे से पॉइंट किए और फर्स्ट इनिंग में थोड़ा लग रहा था कि मैच थोड़ी क्लोज चल रही है, लेकिन सेकंड इनिंग में जब हमने नेपाल टीम की स्ट्रेटेजी जान ली तो सर ने सेकंड इनिंग में जो एक बैच बचा के रखा था वो ड्रीम रन लाएगा, सर ने बताया था। तो सर के हिसाब से ही उस टीम ने ड्रीम रन लाए और मैच में ज्यादा फर्क दिख रहा था फिर बाद में जी। वो कहीं न कहीं फर्क था जो आपको वर्ल्ड चैंपियन बना गया है। हालांकि जैसी उम्मीद थी भाटिया साहब, सुमित भाटिया साहब जो चीफ कोच हैं महिला टीम के, उम्मीद थी कि नेपाल की टीम टक्कर देगी, लेकिन आपने पहले भी कहा था कि हम फाइनल के लिए कुछ बचा के रखा है, टक्कर तो नहीं मिली। आखिर वो कौन कौन से जो मेन पॉइंट थे जिसको आपने बचा रखा था और फाइनल मैच में यूज किया है? हमने खिलाड़ियों की कुछ बेसिक स्किल्स थी उसको नेपाल को देखने नहीं दिया या यूज नहीं किया, वो फाइनल मैच में किया। जैसे हमारी जो कप्तान है प्रियंका इंगले, ये जो सेंटर लाइन के पास जो टैपिंग होती है वो स्कोर बहुत अच्छा लेती है, ये अटैकर स्किल है, तो इसने ये चीज वहां पर करी लास्ट मैच में और इसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला है और उसमें इसकी स्कोरिंग भी बढ़ी। ऐसे ही एक अंशु कुमारी है, वो अटैकिंग में है, उसको हमने लास्ट तक सेफ रखा है। उसने लास्ट मैच में अपनी पूरी अटैकिंग करी फुल स्ट्रेंथ से, क्योंकि सबका ध्यान था जो खिलाड़ी हाईलाइट हो रहे हैं नामी है उन पे ध्यान था। नेपाल टीम भी उन्हीं खिलाड़ियों को देख रही थी, क्योंकि अब इंडिया नेपाल सीरीज खेल के वो आए थे, तो वहां पर जो खिलाड़ी थे उन पे ध्यान दे, तो ये खिलाड़ी वहां नहीं भी थी। तो वहां इसके बाद इसको हमने यहाँ चांस दिया, लास्ट में इसने अटैकिंग करी, इसको बेस्ट अटैकर का मिला। ऐसे एक बी चेत्रा थी, वो हमने लास्ट तक सेफ रखी थी। वो बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, बहुत अच्छे डिफेंडर है और एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी वो मेरे पास है, वहां भी मैं उनका चीफ कोच हूँ। तो उसने अपनी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस लास्ट मैच में दिखाई और हमने जो ड्रीम रन लिए हैं जिसमें प्रियंका इंगले भी उसकी एक जो बैच था उसकी सदस्य थी, तो ड्रीम रन उसने भी 2-3 लिए, इसने भी लिए, तो उस ड्रीम रन का भी प्रभाव पड़ा और उसको भी बेस्ट डिफेंडर का फाइनल मैच में अवार्ड मिला। तो ऐसी चीजें हमने बचा के रखी हुई थी। पोल डाइव जो कुछ प्लेयर्स की हमने यूज नहीं करी थी, मेघई माझी और भी जो खिलाड़ी है हमें, और रेशमा राठौर, इन सबको हमने लास्ट में यूज किया। निर्मला भाटी हमारी वजीर थी, उसको भी हमने बीच में रेस्ट देके उतारा, फ्रेशनेस फील के, उसने भी स्कोरिंग करी, उसको भी लास्ट में फाइनल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अवार्ड उसको मिले हैं। 2 बार उसे अवार्ड मिला है बेस्ट अटैकर का और फाइनल में बेस्ट फीडर में भी उसको मिला। तो ऐसी चीजें थी जो हम सेव करके चल रहे थे और हमें पता था कि नेपाल भी ये चीजें देख रहा होगा, तो हमने उन खिलाड़ियों को बचा के रखा और उन्हें फुल एक्सप्लोसिव पावर से फाइनल मैच में उतारा और उसका नतीजा आपके सामने है, गोल्ड मेडल हमारे। अश्विनी कुमार जो आप पुरुषों की टीम के चीफ कोच हैं, एक कंसेप्ट आया था वजीर का, हमारे श्रोताओं को जरा बताइए जो हमारे लिसनर्स हैं, ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं, ये वजीर का जो कंसेप्ट है उसको कैसे यूज किया जाता है, वो बेसिकली है क्या? ये जो हमारा पुराना जो खो खो का खेल है उसके अंदर ये कंसेप्ट नहीं था, लेकिन जब हमारे अल्टीमेट खो खो लीग के आयोजन की बात चली तो उस खेल को थोड़ा सा रोमांचक बनाने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ऐसा चाहिए था कि जिससे पब्लिक उस चीज को पसंद करे। तो इस चीज के अंदर फिर हम लोगों ने एक वजीर इंट्रोड्यूस किया और इसके अंदर ये था कि बाकी आप देखेंगे प्लेयर जो भी है अटैकर है, वो एक जो डायरेक्शन हो गई वो डायरेक्शन उसको मेंटेन करनी होगी, वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाता, बशर्ते कि या तो वो खो दे या पोल टर्न करे। लेकिन वजीर के लिए कंसेप्ट रखा कि उसके लिए डायरेक्शन का कोई भी फाउल नहीं है, उसके लिए कोई फाउल नहीं है एक्सेप्ट कि वो सेंटर लेन जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। सेंटर लेन है जो जहां प्लेयर्स बैठे रहते हैं, जी सेंटर लेन जो भी जिसमें बैठते हैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता है, और दूसरा उसको परफेक्ट खो देना है। ये 2 उसके लिए हैं कि वो आपको करने, उस अदरवाइज उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में, किसी पोजीशन में, किसी भी तरीके से जाके वो अटैक कर सकता है और पॉइंट ले सकता है। उसके लिए ड्रेस कोड भी अलग है वजीर के लिए? हाँ, इसीलिए कि पता होना चाहिए खिलाड़ी को, जो अपोनेंट अपने जो आ रहे हैं, डिफेंडर आ रहे हैं, उनको पता हो, क्योंकि जब सेम ड्रेस में अगर होंगे तो नहीं पता चलेगा कि कौन वजीर है। तो इसीलिए ये कंसेप्ट रखा है कि उसका एक अलग ही, और जैसे आपने वॉलीबॉल में देखा है कि लिब्रो होता है, लिब्रो का पूरा वो ड्रेस अलग होता है, तो सेम कंसेप्ट इसमें रखा है कि अलग दिखना चाहिए, क्योंकि उससे वो पूरे गेम को बदल सकता है। और यही है कि जो डिफेंस टीम है उसको उससे अपने आप को सेफ रखना है, तो यही है कि वो तभी अपने आप को बचा सकता है कि उसका दूर से पता चले कि वजीर है। यही कंसेप्ट रखा है। जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, जिसमें जो भारत की खो खो की वर्ल्ड चैंपियन टीम है उसके दोनों कप्तान प्रतीक वायकर और प्रियंका इंगले हैं, साथ साथ महिला टीम के चीफ कोच सुमित भाटिया साहब, साथ ही साथ अश्विनी कुमार जो पुरुष टीम के चीफ कोच हैं, आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अब खेल से थोड़ा सा चलते खिलाड़ियों के कैरियर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो भी खिलाड़ी खेलता है उसके कैरियर की भी बात होती है, उसके भविष्य को लेकर भी बात होती है, उसका जो फ्यूचर सिक्योर हो उसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ प्रियंका इंगले महिला टीम की कप्तान है। जब आप खो खो में आई थी वो दिन और आज का दिन
जो आपकी जर्नी रही है, तमाम तरह के उतार चढ़ाव आए होंगे, संघर्ष के दिन आए होंगे, कभी ऐसा लगा होगा यार कहाँ मैं क्या खेल रही हूँ, कभी लगा हो बहुत अच्छा है, तमाम तरह के संघर्ष आए। उन दिनों को याद करते हुए अब फ्यूचर कैसा लग रहा है? तभी जब खो खो चालू किया था तो खो खो में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म भी नहीं था और करियर और फ्यूचर के बारे में सोचा जाए ऐसा कोई मतलब खो खो को इतना बेस भी नहीं था। जब मैंने खो खो चालू किया तो घर वाले पहले मना करते थे खो खो खेलने के लिए, क्योंकि करियर भी नहीं है तो फिर खेल के क्या करेंगे ऐसा बोलते थे। लेकिन जब 2016 से खो खो के इंटरनेशनल टूर्नामेंट चल रहे हैं तो उसके बेस पर बहुत सारी हमारे खो खो के सभी प्लेयर्स को जॉब भी लगे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। अभी जो हमारे स्टेट के डेप्यूटी सीएम है अजित दादा पवार, उन्होंने अभी जो वर्ल्ड कप के बेस पर हम सब महाराष्ट्र के बच्चों को क्लास 1 ऑफिसर की जॉब ऑफर की है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे जॉब है, जैसे पोस्टल में भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है, MSCB में भी है। और पहले रेलवे में सिर्फ लड़कों की टीम थी, लेकिन अभी लड़कियों का भी रिक्रूटमेंट चालू हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है खो खो खिलाड़ी के लिए। पहले इतना नहीं था जब खो खो स्टार्ट किया था, तब जब चल रहा था तब से लेकर आज तक बहुत डिफरेंस है। जो आपकी जर्नी रही प्रियंका, कभी संघर्ष का दिन आया क्या? कभी ऐसा दिन आया बहुत मुश्किल हुई हो? कोई ऐसा दिन जब आपको लगा हो अब मुश्किल हो रही खेल से हटने के लिए, उतार चढ़ाव कोई आया क्या आपकी जिंदगी में? ऐसा कभी नहीं आया, लेकिन मतलब घर वाले जब बोलते थे प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना तो बहुत रोना आता था, क्योंकि मुझे खेलना बहुत पसंद था बचपन से। फिर जब मैं नेशनल वगैरह खेलने लगी तो तब से घर वालों ने सपोर्ट करना चालू किया। प्रतीक खो खो खेल रहे हैं, आप भी महाराष्ट्र में आपको नौकरी मिली हुई है जैसा आपने बताया है, लेकिन अभी प्रियंका ने बताया कि क्लास 1 की नौकरी मिलने वाली है। कुछ ऐसी खुशखबरी आपके पास भी है? हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी विश्व कप जीतने पर हमें क्लास 1 की जॉब ऑफर की है और मैं खुद 12 साल से महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम कर रहा हूँ। तो अभी वहां से भी उनके जो MD है हमारे, उन्होंने कॉल किया था, मुझे शुभकामनाएं भेजी और उन्होंने पहले ही बता दिया कि यू आर लीडिंग द इंडियन टीम, सो हम आपको आओ जीतो या मतलब आप कर रहे हो पार्टिसिपेट, तो हम आपको आने पर ही आपको अच्छा जॉब ऑफर फिर से करेंगे। अभी मैं क्लास 3 पर हूँ, तो वो आके आप क्लास 1 वहां पर भी ले जाओगे। तो बहुत खुश हुई इस बात से कि महाराष्ट्र स्टेट या कोई भी स्टेट हो, वो खो खो के लिए इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम अभी मनसुख जी से भी मिल के आए हैं, तो उन्होंने भी यही कहा है कि खो खो कैसे आगे बढ़ाना है और खो खो में और अपॉर्चुनिटीज सभी लड़कों को, क्योंकि खो खो ऐसा खेल है जो सभी लोग खेले हुए हैं स्कूल के दिनों में, बस उसके लिए कोई फ्यूचर नहीं था या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ रहा था। पर अभी ऐसे दिन मुझे लगता है कि पीछे छूट गए हैं। खो खो बहुत बदला है, 24 साल मेरा एक्सपीरियंस है खो खो में, मैं खेल रहा हूँ खो खो से। तो पहले हम देखते थे कि खो खो बहुत एकदम बैकवर्ड स्पोर्ट जैसे हम बोल सकते थे कि कोई फ्यूचर नहीं, कोई आगे कुछ बोल नहीं सकते, खो खो खेल के क्या हो सकता है आगे। बट मुझे लगता है कि अभी खो खो खेल के मेरा मतलब जिंदगी ही मेरी बदल गई है, क्योंकि मैंने जो वर्ल्ड कप देखा है अभी, वो शायद मैं अगर छोड़ देता तो शायद ये नहीं हो पाता और मैं देख भी नहीं पाता कि खो खो इतना आगे बढ़ा है। तो बहुत खुश हुई इस वजह से। इस वर्ल्ड कप के बाद क्या आपको लग रहा है लोगों का नजरिया भी खो खो को लेकर बदला, खो खो के खिलाड़ियों को लेकर बदला? क्योंकि अब भी आपसे लोग मिलते होंगे, तब और अब में नजरिया कितना लोगों का बदला है? बहुत नजरिए की ही बात है बस, क्योंकि खो खो एक सबके दिल के करीब का खेल होता है, बस उसमें एक्सपोजर नहीं था इसीलिए वो बैकवर्ड स्पोर्ट्स या कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं थे इसीलिए वो पीछे हट रहा था। पर ऐसा नहीं है, अभी इंटरनेशनल जब टूर्नामेंट्स हो रहे तो खो खो बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक देखने का नजरिया बदलता है लोगों का। हमारी अल्टीमेट खुद की लीग है अल्टीमेट खो खो, तो वो भी है जो हमें फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट कर रही है सभी खिलाड़ियों को, क्योंकि बहुत सारे टीमों में 25 प्लेयर्स लिए जाते हैं, तो सभी प्लेयर्स को वो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। तो उसकी वजह से लोगों का नजरिया भी बदला है। अगर पेरेंट्स का नजरिया एक खेल पे से बदल जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में खो खो बहुत ही आगे जाएगा और कभी पीछे मुड़ देखेगा नहीं, ऊंचाई वो देखेगा। जी, जैसा हमने प्रियंका से पूछा था सवाल के, तो भाई सवाल आपकी तरफ उछालता हूँ, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, क्योंकि आप राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं, हर कोई जानना चाहता। प्रतीक वायकर के बारे में बताइए जरा। लगभग मैं सर 24 ईयर्स से खेल रहा हूँ। अर्ली 2000 में मैंने स्टार्ट किया था खो खो, मेरी उम्र की 8 साल की उम्र से। तो उस टाइम सर मैंने स्टार्ट किया बस लंगड़ी गोल खो खो, ऐसे स्कूल में चलता था।
तो उसी वजह से स्टार्ट किया था। हमारे आजू बाजू में सभी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे खो खो के, मैं उनका मैचेस देखने चला जाता था। तो उनके मैचेस देख के मुझे बहुत खुशी होती थी कि खो खो ये खेल ऐसा है, डाइव्स लगते थे, पोल डाइव्स, फिर उसमें जो एक्साइटमेंट बनी रहती थी उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया ग्राउंड पे जाने के लिए। और स्कूल से वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, क्योंकि जो क्लब है वो हमारा स्कूल में आ गया कि आप लंगड़ी गोल खो खो खेलो, स्कूल की तरफ से आपको खेलने का मौका मिलेगा। फिर वहां से अच्छे जो प्लेयर्स थे उनका सिलेक्शन हुआ, फिर एक वो अलग ही खुशी थी कि आज स्कूल से खेलना। फिर उसके बाद हम ग्राउंड पे जाना स्टार्ट कर दिए, खो खो स्टार्ट हुआ हमारा, वहीं से इंटरेस्ट आगे आगे बढ़ता गया। फिर अंडर 14 जब मैं था 13 साल की उम्र में, मैं फर्स्ट टाइम नेशनल खेला महाराष्ट्र की टीम से, महाराष्ट्र टीम का कैप्टन भी रहा उस टाइम। तो घर वालों का बहुत एक खुशी मिली कि ठीक है अपना लड़का बहुत अच्छा कर रहा है तो इसको खेलने दो। तो आगे आगे ऐसा बढ़ता गया, अंडर 18 में भी महाराष्ट्र टीम का कैप्टनशिप की सीनियर एज ग्रुप में, और लगातार सर मुझे लग रहा है कि 2003 से मैं सीनियर नहीं पूरे नेशनल टीम में अभी महाराष्ट्र के साथ खेल रहा हूँ, और अभी तक खेल रहा हूँ और आगे भी खेलूंगा। अश्विनी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। खिलाड़ियों से हमने मैच के बारे में बातचीत कर ली, हमने लगातार आकाशवाणी पे खेलों के बारे में, आपके वर्ल्ड कप पे लगातार चर्चा भी की, गुफ्तगू की रिपोर्ट भी प्रसारित की है। आपसे जानना चाहूंगा भविष्य को लेकर खो खो में फ्यूचर कैसा है, और हमारे श्रोताओं को बताइए खो खो इस वक्त कहाँ पर खड़ा है। भविष्य के बारे में मैं ये कहूँगा कि अब खो खो का भविष्य बहुत उज्जवल है। जो पहले लोगों का नजरिया था कि नहीं भविष्य अंधकार में, खो खो खेल के क्या करेंगे, जैसा इन दोनों ने बताया, और मैं भी जब खिलाड़ी था तो मेरे घर वाले भी यही कहते थे कि क्या खो खो, लड़कियों का खेल, गली कुचे का खेल, क्या करोगे खेल के। लेकिन एक मन के अंदर था कि नहीं मुझे खिलाड़ी बनना है, उसके बाद मुझे फिजिकल एजुकेशन में जाना है। तो वही था, पहले खेला, उसके बाद फिर जब कोचिंग में आया तो कोचिंग में आते तो सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने ये आती थी, बच्चे आते थे लेकिन उनके पेरेंट्स यही सवाल करते थे कि सर इनका भविष्य क्या है, खेल के इनको क्या मिलेगा। तो उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन आस्ते आस्ते थोड़ा सा आगे बढ़ा खेल, तो यूनिवर्सिटी के अंदर आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए कितनी मारामारी होती है, 90% वाले को भी उसका मनपसंद का सब्जेक्ट या कोर्स नहीं मिल पाता। तो ये हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कॉलेजों ने खो खो शुरुआत की, वहाँ पर स्पोर्ट्स बेस पे जो एडमिशन होते हैं तो उसके अंदर खो खो को इंक्लूड किया, और उन्होंने जो अच्छे अच्छे कॉलेज है, दौलतराम कॉलेज है, एसपीएम कॉलेज है, रामजस कॉलेज, कोरनमल कॉलेज, जो कि अपने दिल्ली के माने हुए कॉलेज हैं, इनके अंदर खो खो की टीमें शुरू हुई, और जो अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी थे उनको बुला के कि आप हमारे कॉलेज में आइए, आप एडमिशन लीजिए। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। तो पेरेंट्स को लगा कि चलो आगे का भविष्य ये है कि 12वीं के बाद जो है एडमिशन की जो दिक्कत आती थी खिलाड़ी को, वो दिक्कत खत्म हो गई। अब उसके बाद आगे हुआ कि कैरियर क्या रहेगा। तो वहां पे आके फिर हम लोग एक असमंजस की स्थिति में आ गए कि पेरेंट्स को हम क्या जवाब दें। लेकिन आस्ते आस्ते ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। तो एक मुकाम फिर ऐसा आया कि जब 2016 के बाद 2017 के बाद ये चला सिलसिला, जब हमारे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री सुधांशु मित्तल जी, जनरल सेक्रेटरी श्री MS त्यागी जी जब आए फेडरेशन के अंदर, तो एक इनका नजरिया ही अलग था। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 1932 बर्लिन ओलंपिक के अंदर खो खो का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या रहा कुछ नहीं पता चला, किसी ने क्या किया नहीं किया, कोशिश किया भी होगा लेकिन उस लेवल तक नहीं। लेकिन हमारे जो ये प्रेसिडेंट सर और ये हमारे जो जनरल सेक्रेटरी सर आए, इन्होंने एक स्वप्न देखा। APJ अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि बंद आंखों से देखे हुए सपने कभी पूरे नहीं होते, अगर सपने पूरे करने हैं तो खुली आंखों से देखे हुए सपने पूरे होते हैं। तो यही जो नजरिया हमारे ये दोनों महानुभाव थे, श्री सुधांशु मित्तल जी और श्री MS त्यागी जी, इन्होंने देखा अपने कि जब हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी आई है इस खेल की तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो उसी नजरिए से, उसी दृष्टिकोण को लेके आगे बढ़े, और इन्होंने सबसे पहले ये शुरू किया कि सभी जो अपने जो नेशनल चैंपियनशिप वगैरह आती थी उसके अंदर जो जो जीतने वाली टीम है उनके लिए, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा। उसके बाद इंटरनेशनल पे ले जाने के लिए 2020 के अंदर कोरोना काल से ठीक पहले करीब 16 कंट्रीज के खिलाड़ी और कोचिज को यहाँ पर अपना एक इंटरनेशनल कोचिंग कैंप लगाया, जिसमें कि उनको इस खेल की बारीकियों के बारे में सिखाने के लिए कि जिस तरह वो जाएं अपने कंट्री के अंदर और इस खेल की बारीकियों को सिखा के और अपने कंट्री के अंदर इस गेम को करें। लेकिन
कोरोना आ गया, थोड़ा 2 साल के लिए ये जो सोचा था वो थोड़ी रह गई, लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ तो एक बार फिर वो उसी एनर्जी के साथ इस खेल को बढ़ाने में लगे। तो उसके बाद उन्होंने अल्टीमेट खो खो, जैसा कि आप देखते हैं IPL है, KPL है, तो उसके बारे में सोचा और उसको अंजाम दिया। हमारे अल्टीमेट खो खो के 2 सीजन हो गए और जब से ये अल्टीमेट खो खो जी आया है तो इसका पूरा ही नजरिया ही चेंज हो गया। और उसमें मैं आपको बता दूं कि जो उड़ीसा जगन्नाथ टीम जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने है, उसका मैं चीफ कोच रहा और पहले सीजन की विनर टीम रही। और सुमित भाटिया जी हैं जो कि ये तेलुगु योद्धा के चीफ कोच हैं, इनकी टीम सेकेंड रही, हम दोनों फाइनल खेले। और तो उससे नजरिया काफी बड़ा, क्योंकि खिलाड़ी को भी लगा जब उसको इकोनॉमिकल सपोर्ट मिली और पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ अब थोड़ा सा इनका भविष्य थोड़ा सा और जैसा कि अभी आपने देखा कि प्रतीक वायकर ने भी बताया कि भाई सारे स्टेट्स के अंदर खिलाड़ियों को इस चीज के बारे में थोड़ा सा अवेयर हुए, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे जॉब ऑफर किया। तो जब खिलाड़ियों को यही होता है कि भविष्य के बारे में, जब उनका भविष्य सुरक्षित होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी पिछले 2 सालों के अंदर करीब हमारे 1500 से 1800 खिलाड़ियों को पोस्टल के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, स्टेट और दूसरे अपने अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, फोर्सेस के अंदर काफी जॉब मिली है। तो इससे मैं अब ये कह सकता हूँ कि अब हमारा खो खो रुकने वाला नहीं है। और मैं तो आने वाले जितने भी यंगस्टर है जो इस खेल से दूर जा रहे थे, मैं उनको यही कहूंगा कि आप इससे दूर मत जाइए, क्योंकि अब खो खो रुकने वाला नहीं है। आप आइए और इस खेल में हिस्सा लीजिए तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। जी सुमित जी, आपकी तरफ आऊंगा। आपकी टीम में जहां जम्मू कश्मीर की एक खिलाड़ी नाजिया है, वहीं बिहार की एक सब्जी बेच चुकी मोनिका जो भागलपुर की रहने वाली वो खिलाड़ी है, या निर्मला राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी, इसी तरह तमाम तरह की खिलाड़ी आपकी टीम में है। वो खिलाड़ी जब आती हैं तो उनके बारे में, अपनी टीम के बारे में बताइए, कैसे कैसे खिलाड़ी है, वो कहाँ से आती है, उनके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल, अभी नाजिया जो कश्मीर से है वो खिलाड़ी एक अद्भुत खिलाड़ी है। देखो कश्मीर में तो वो टॉप पर थी। मैं कहता हूँ जब हमारा कैंप लगा 60 खिलाड़ी हमारे पास थे। 10 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हमारा कैंप स्टार्ट हुआ। वहां पर नाजिया जो खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी ने फिटनेस के मामले में अव्वल स्थान प्राप्त किया, क्योंकि उसमें महाराष्ट्र भी था, कर्नाटका भी था, साउथ के भी थे, नॉर्थ के भी थे, सभी खिलाड़ी थे। तो उसमें जब हमने फिटनेस टेस्ट लिया उसमें वो टॉप पर रही। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, एक बार कहते हैं फ्लूक में हो गया, भाई तुक्का लगा होगा। हमने 2 बार फिटनेस टेस्ट लिया है, उसमें हमने अपहिल रनिंग्स कराई, सारे कोई रोड रनिंग सब, तो दोनों बार वो अव्वल रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कश्मीर में जो खिलाड़ी है वो कम स्तर का है। उसके अंदर अपना एक टैलेंट है, कुछ ना कुछ खूबी है, उस खूबी के कारण ही वो आज हमारी टीम में है और आज उसने गोल्ड मेडल दिलाया है। बिहार से मोनिका है और निर्मला भाटी भी है जो राजस्थान से हैं। ये दोनों खिलाड़ी गरीब परिवार से हैं और दोनों खिलाड़ी दिल्ली में आए। और मेरे पास दिल्ली में एक बदरपुर सेंटर है जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे एक सेंटर चलता है। वहाँ पर हमने इनकी प्रतिभा को पहचाना। उसके बाद एजुकेशन बिहार और अपने राजस्थान में चले गए। इससे पहले एशियन चैंपियनशिप हुई, निर्मला भाटी वहाँ भी खेली है, वहाँ भी उसने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। और अभी हाल ही में इंडिया नेपाल टेस्ट सीरीज हुई थी, वहाँ उसे देश का कप्तान की प्रतिनिधित्व किया और वहाँ भी उसने गोल्ड मेडल दिलाया। मोनिका है, लास्ट एशियन चैंपियनशिप में भी वो रह चुके कैंप में, लेकिन जब क्राइटेरिया बनता है तो सिलेक्शन कमेटी भी होती है, सब होती है, उसमें वहाँ उसकी परफॉर्मेंस उन्हें ठीक नहीं लगी हो, लेकिन इस बार वो भी अव्वल उस पे रही और उसको भी सिलेक्शन कमेटी ने किया नॉमिनेट। तो ये सारे खिलाड़ी हैं जो हमारे पास आए। तो मुझे तो खुशी है एज चीफ कोच की मेरे पास ऐसे प्लेयर भी रहे हैं और आज देश का नाम रोशन भी कर। प्रियंका, लड़कियां खो खो बहुत खेलती हैं, जिससे भी बात करो, लेडीज हो या देश की महिला हो, उन्होंने खो खो स्कूल में जरूर खेला है, लेकिन आप क्या उनको मैसेज देंगी कि वो अपने बच्चों को भी खो खो खिलाएं, खासतौर से देश की जो आधी आबादी महिलाओं के लिए आपका मैसेज क्या होगा? फिर से वही कहना चाहूंगी कि जो हमारे पेरेंट्स पहले सपोर्ट नहीं करते थे, तो बाकी पेरेंट्स को अभी यही कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को मत रोके खो खो खेलने से, क्योंकि अभी खो खो में आगे जाकर करियर फ्यूचर है, बहुत सपोर्ट मिलता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। तो खो खो खेलने दीजिए सभी को, क्योंकि मेहनत करेंगे बच्चे तो उनको उसका फल मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, प्रतीक और सुमित जी और अश्विनी जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।